हेलो सभी को। हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं महाजनपद के सोर्सेस का। सोर्स को जानने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इस कहानी से और अपने सोर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस तरह है कि लंबी यात्रा के बाद थके हुए बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ कुशीनारा के बाहर एक उपवन या छोटे जंगल में पहुंचे। दोनों ने कई चीज़ों के बारे में बात की और बातचीत बुद्ध की मृत्यु की ओर मुड़ गई। बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि उनके अवशेषों के साथ राजाओं के राजा के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए। शिष्य ने उनसे कुशीनारा में ना मरने की विनती की। जंगल के बीच में मिट्टी की झोपड़ी वाला यह छोटा साधारण शहर बुद्ध के अंतिम परिनिर्वाण या अंतिम दृश्य के योग्य नहीं था। आनंद ने तर्क दिया कि चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी जैसे अन्य महान शहर थे जो इस सम्मान के अधिक योग्य थे। बुद्ध ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया जो आनंद ने उठाई थी। उन्होंने आनंद को बताया कि बहुत समय पहले कुशीनारा कुशावती नाम का एक महान शहर था जो महासुदासन नाम के एक शक्तिशाली राजा की राजधानी थी। इसकी माप पूर्व से पश्चिम तक 12 योजन और उत्तर से दक्षिण तक 7 योजन है। योजन उस समय की यूनिट थी जिससे माप किया जाता था। ओके। इसकी सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ती थी और हर तरफ खुशहाली थी। दिन रात नगर हाथियों, घोड़ों, रथों, ढोल, तबारों, सारंगियों, गीतों, झांझों, घंटियों की ध्वनि और खाओ पियो और मौज करो, ये वहां की जनता का नारा था। कुशावती देवताओं की शाही नगरी अलकनंदा से कम नहीं थी या वास्तव में वह स्थान बनने के योग्य था जहां बुद्ध ने अंतिम सांस ली। इस कहानी के बाद हम बुद्ध और आनंद के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है उसका सोर्स का एविडेंस हम महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि दिग्ग निकाय का हिस्सा है, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट माना जाता है, वन ऑफ द त्रिपिटक्स है, उसमें हमें मिलता है। 6th सेंचुरी बीसी को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट टाइम माना गया है हमारे एंशंट इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि 6th सेंचुरी में गंगा के पास का क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, जिस वजह से ये समय अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय बन जाता है। ये चेंजेस या परिवर्तन लगभग हर क्षेत्र में ही था। जैसा दार्शनिक पूछताछ या फिलोसफिकल इंक्वायरी इंटेंस हो गई थी इस समय में, लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि फंडामेंटल आधार हमारे नेचर और एग्जिस्टेंस का क्या है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस भी हमें इस समय में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 6th सेंचुरी बीसी की एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिबेट देखेंगे, द कंटिन्यूइंग डिबेट ऑन द डेट ऑफ बुद्धास डेथ। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बुद्धा की डेथ की डेट पे आज भी डिबेट है और फिर कैसे इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पॉइंट पे लाया गया। एक डिबेट हमें हिस्टोरियन में बुद्धा को लेके मिलती है, उनके मौत, उनके डेथ की तारीख को लेके, जिसको बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण कहते हैं। दीपवंश एंड महावंश के अनुसार 218 ईयर लैप्स्ड, 218 ईयर लैप्स्ड यानी बीत चुके हैं बुद्धा की मौत और अशोक के राज अभिषेक के बीच में, अशोक के राज अभिषेक के बीच में। यानी अगर मैं
ये इस समय को मानूं बुद्धा की डेथ का टाइम पीरियड, और इस समय को मानूं मैं अशोक के राजाभिषेक का पीरियड। तो किताबों के अनुसार दीपवंश और महावंश में लिखा है कि इन दोनों टाइम पीरियड के बीच का समय 218 है। ठीक है, और इस वजह से ये तर्क दिया जाता है कि 544 से 543 बीसी यही इस पास में ही कहीं बुद्धा की मृत्यु होगी, इस तर्क के अनुसार। लेकिन स्कॉलर इस डेट को सही नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से ये एक अनकरेक्ट क्रोनोलॉजी है। लेकिन थेरवाद कम्युनिटी समुदाय जो कि साउथ एंड साउथ ईस्ट में है, वो इस डेट को सही मानता है और इसे नाम देता है बुद्ध शासन और बुद्धिस्ट एरा का। कौन सी डेट? ये वाली डेट 544 टू 543, जो कि लॉन्ग क्रोनोलॉजी के हिसाब से मानी गई है बुद्धा की मृत्यु, डेथ की डेट। और जैसा कि हमें पता है कि दीपवंश और महावंश बताता है कि अशोक के राज्याभिषेक और बुद्ध की मृत्यु के बीच में 218 ईयर का गैप है। तो हम उसे इस तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा? वो है अशोक का राज सिंहासन की डेट। लेकिन अब इसको आगे बढ़ाया गया है, इसको सुधार किया गया है स्कॉलर द्वारा। और कैसे सुधार किया गया है? अशोक के राज अभिषेक की डेट को और पक्का करके। जैसे ही हमें पता चला कि अशोक की डेट जितना हम सोच रहे हैं, यानी अगर मैं इस डेट के थ्रू जाऊं तो 300 समथिंग बनेगा। तो ये डेट ठीक नहीं है, बल्कि आगे हमको प्रमाण और कुछ और मिलता है और ये डेट आगे पुश होती है और 269 के आसपास जाके लैंड करती है। तो अगर वो डेट आगे खिसकेगी, यानी लेट मी टेक दिस पेन, तो ये डेट बनेगी कुछ इस तरह कि अगर ये जो कि अशोक की न्यू एज मानी गई है राज सिंहासन ग्रहण करने की, और जैसा कि हमें पता है दीपवंश और महावंश ने बताया है कि 218 ईयर लैप्स हो चुके हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये वाली डेट आगे पुश होगी, नए एविडेंस मिलेंगे और ये 269 के आसपास लैंड होगी, तो ये डेट ही अपने आप एडजस्ट हो जाएगी और कुछ 486 टू 447 बीसी बनेगा। ओके ओके। एक बात और हमें पता है कि बुद्ध जीवित रहे 80 साल तक, यानी द बुद्ध इज सपोज टू हैव लिव्ड फॉर अबाउट 80 ईयर्स। अगर हमारे पास अब इन किन्हीं भी हाइपोथेसिस को लें और उससे डेथ की डेट निकालें और उसमें हम 80 साल जोड़ दें, तो हमें जाहिर सी बात है कि उनकी बर्थ डेट हमें मिल जाएगी और ये डेट फॉल करेगी 7th 6th और 5th सेंचुरी में BC फॉर हिज बर्थ। द मोस्ट इंडियन स्कॉलर स्टिल फेवर, इंडियन स्कॉलर मेजरली मानते हैं 480 BCE को फॉर द परिनिर्वाण डेट, while the most western scholar are inclined to this date। 450, ये कहाँ गई, 400 एंड 350 BC, ये वेस्टर्न स्कॉलर मानते हैं मोस्ट रिसेंट डेट को। ओके, एक और हाइपोथेसिस भी है जिसको शॉर्ट क्रोनोलॉजी बोला जाता है, जो कि संस्कृत और चाइनीज पे आधारित है, जो दावा करते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बीच और अशोक के राज्याभिषेक के बीच 100 वर्ष बीत गए हैं, यानी द अहोरा वर्जन ऑफ अशोकाज माइनर रॉक एडिक्ट 1 may hold the key to solving the problem। बता रहा है कि अशोका के अहोरा माइनर रॉक एडिक्ट 1 समस्या को हल करने की चाबी बन के आया। रॉक एडिक्ट वो इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन का मतलब पहले समझ लेते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। इंस्क्रिप्शन यानी लिखावट है जो कि लिखी हुई है किसी भी चीज़ पर, चाहे वो रॉक पर कार्व्ड की गई हो, पिलर पे कार्व्ड की गई हो, या किसी केव की वॉल पे, या कहीं पे भी। ये इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं कि बुद्ध की मृत्यु और इंस्क्रिप्शन को लगवाने
के आदेश जारी होने के बीच में 256 वर्ष बीत चुके थे। ओके, अगर मिनिमम पॉसिबल डेट भी ली जाए और मान लें कि अशोक के राज अभिषेक के डेट है 264 बीसी और ये एडिक्ट उसके शासनकाल के लास्ट वर्ष में भी अगर लगाया गया है, यानी कब 227 बीसीई में। हालांकि ये बात हमें पता है कि माइनर रॉक एडिक्ट जनरली उसके शासनकाल के शुरुआती समय के हैं, यानी माइनर रॉक एडिक्ट हमें हमें यानी हिस्टोरियंस को पता है कि माइनर रॉक एडिक्ट उसके शासनकाल के शुरुआती दौर में लगाए गए थे। लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा हिसाब लेके उसको हमने मान लिया कि वो उसके शासनकाल के लास्ट टाइम में लगाया गया है। तो परिनिर्माण की जो डेट बन रही है, जैसा कि माइनर इंस्क्रिप्शन अहोरा इंस्क्रिप्शन में हमें पता चला कि 256 ईयर बीत चुके हैं बुद्ध की मृत्यु और अशोक के राज सिंहासन के बीच में। सॉरी, राज सिंहासन के नहीं, माइनर रॉक, जब ये रॉक लगाया गया है उस सिंहासन को लगाने और डेथ ऑफ बुद्ध के बीच में जो गैप है वो 256 ईयर का है। तो अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन बन रही है ये 256 प्लस 227, जो हम लोग मान रहे हैं कि उसने अपने लास्ट दौर में लगाया था, अपने शासन के लास्ट दौर में लगाया था। तो डेट बन रही है 483 BCE। The conclusive evidence or argument prove a later date for the Buddha chronologies for early historical texts, and event will have to be readjusted. Till then, 480 can be retained as the date for परिनिर्वाण। तो सबसे पहले तो हिस्टोरियन इस डेट को बहुत ही आसपास का मानते हैं। ये डेट ही मान रहे हैं कि बुद्ध की मृत्यु की डेट ये है, या फिर इससे पहले हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि 227 BCE में अहोरा माइनर रॉक एडिक्ट 1 को इंस्टॉल्ड किया गया था बाय अशोक। लेकिन फिर हमें यह भी पता है कि अशोक के शासनकाल की शुरुआती दौर में ही माइनर रॉक एडिक्ट को लगाया गया था, ना कि उसके शासनकाल के अंत में। तो या तो 480 मान लीजिए, या तो डेट जो निकलेगी वो होगी 480 से पहले की। ओके, और फाइनली बता रहा है कि इस बात पे हम कंक्लूड कर देते हैं कि अगर कोई आगे पुख्ता एविडेंस आएंगे, कोई और एक्यूरेट बात निकलेगी, तो ये डेट भी वेरी करेगी आगे चल के, रीएडजस्ट हम कर सकते हैं। इसके बाद द सोर्सेज लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल फॉर द पीरियड 600 to 300 BCE, there is for the first time the possibility of comparing evidence from different kinds of literary sources। कह रहा है कि डिफरेंट टेक्स्ट को और लिटरेरी एविडेंस को कंपेयर करके हमें ये बात पता चलती है कि पाली कैनन या पाली टेक्स्ट होमोजीनियस नहीं है। मतलब ये बुक एक टाइम पीरियड में नहीं लिखी गई है, जिनसे हम महाजनपद टाइम पीरियड यानी 600 to 300 BC का सोर्स ले रहे हैं। सूत पिटक की पहली 4 किताब यानी दीघ निकाय, मजमा, संयुत निकाय एंड अंगुत्तर निकाय एंड द एंटायर और विनय पिटक की सारी किताब 5वीं से 3री सेंचुरी के बीच लिखी गई है, और सुत निपटा भी इसी पीरियड की है। फिर इसके बाद कह रहा है कि खुड्डक निकाय द 5th बुक ऑफ सुत पिटक में 5वीं किताब खुड्डक निकाय एंड अभिधम पिटक, ये दोनों बाद के काम हैं, यानी बाद में लिखे गए हैं। इन बुकों में
द जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट जो हमें मिलता है, द कंपोजिशन ऑफ द कैनन करस्पॉन्ड रफली टू द मिडिल गंगा वैली, ये कहीं ना कहीं मिडिल गंगा वैली को दर्शाता है। मिडिल गंगा यानी मॉडर्न बिहार एंड ईस्टर्न बिहार। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उन्होंने एक बाइफिकेशन देखा होगा रीजन वाइज गंगा के बेस पे। अपर गंगा यानी पंजाब हरियाणा का रीजन, उसके बाद लोअर मिडिल गंगा जो कि हमारा यूपी और कुछ बिहार का रीजन, और उसके बाद हमारी लोअर गंगा यानी बिहार एंड बंगाल का रीजन। तो ये मॉडर्न बिहार एंड ईस्टर्न यूपी यानी मिडिल गंगा वैली का कॉन्टेक्स्ट इसमें मिलता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस जातका का यूज़ करते हैं, जो कि खुड्डक निकाय की 15 बुक में से एक है, सोर्स और एविडेंस निकालने के लिए। इस समय का 6th सेंचुरी BC का, और वो यूज़ करते हैं यही जातकास को मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड के सोर्स निकालने का। लेकिन जातकास में बाद की कहानियाँ हो सकती हैं। जातकास को 3 से दूसरी सेंचुरी के बीच में लिखा गया है, इसलिए इनको पहले की हिस्ट्री के सोर्स के लिए नहीं लिया जा सकता। हाँ, इनका यूज़ ट्रेडिशन की अंडरस्टैंडिंग और गैप फिल करने के लिए, कंफर्म करने के लिए नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव, कंफर्म पॉइंट इमर्जिंग फ्रॉम टेम्परेरी सोर्सेज, इन सब के लिए हम कर सकते हैं। इसके बाद हम पाणिनि की महान पाणिनि की कहानी भी देखेंगे और उनकी कहानी से हम सोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। हम ये स्टार्ट करेंगे सेकेंड वीडियो में। थैंक यू।